हेलो एवरीवन, ये है DPP2 लक्ष्य नीट 1.0 2025 बैच का फिजिक्स का। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज। एक बॉडी को हम लोग निगेटिवली चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं? बाई रबिंग, बिल्कुल रबिंग से कर सकते हैं। जैसे दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको रब करते हैं तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा वो उसमें से निकलकर दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक बॉडी इस तरीके से पॉजिटिव और एक बॉडी इस तरीके से निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो बाय रबिंग भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। बाय कनेक्टिंग विथ अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, बिल्कुल जैसे कि एक मान लीजिए एक है ऑब्जेक्ट कोई, ठीक है, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखा वे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज रोड है, ठीक है, ये हैवी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। अगर ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कुछ स्लाइटली इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे और यहाँ पे इससे रिपेल होने की वजह से इस साइड पे हम लोग को पॉजिटिव चार्ज कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम इसे अर्थ कर देते हैं, अगर इसके इन्फ्लुएंस में इसे हम लोग अर्थ कर देते हैं, जैसे इसे मैं अर्थ कर देता हूँ, ठीक है, अर्थ को बोला जाता है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ को बोलते हैं हम लोग ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जब हम लोग इसे अर्थिंग कर देंगे तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऊपर में जाएगा इस न्यूट्रल बॉडी में और इस वाले पार्ट को न्यूट्रल कर देगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा। तो इस तरीके से ये पार्ट न्यूट्रल हो जाएगा और इसे हम इस ऑब्जेक्ट को, इस कंडक्टर को, इस हैवी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को और ये इस अर्थिंग को एक साथ में हटा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा इस तरीके से। अभी ये न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, अगर कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में अगर बगल में रख दें तो इसके वजह से इस साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे और इस तरीके से ये रिपेल कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, जो कि पॉजिटिव चार्ज कुछ इस रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। और इसे हम फिर अर्थिंग कर देंगे। अर्थ को हम लोग बोलते हैं ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एकदम खजाना ही है अर्थ में। इससे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और इस वाले पार्ट को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इधर निगेटिव चार्ज है ही, जैसे हम इसे हटाएंगे और अर्थिंग को हटाएंगे एक साथ में, ये हो जाएगा हमारा बॉडी निगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड ऑप्शन, बाय कनेक्टिंग इट विथ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। बिल्कुल जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, ये हमारा अभी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है और ये कोई ये निगेटिवली चार्ज ये कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर से अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल बॉडी को तो ये इसे भी न्यूट्रल कर देगा, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। वही लिखा है बाय कनेक्टिंग इट विथ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर हम इसे इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं या फिर टच करा देते हैं तो ये भी इसके साथ ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन चला जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसे किसी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस नियर, क्या लिखा है यहाँ, प्लेस नियर, टच को नहीं बोला है, नियर लिखा है, मतलब पास में रखा है, टच नहीं किया है। अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलिंड्रिकल कंडक्टर विल बी। अगर जस्ट इसे हम पास में रखते हैं तो कोई भी चार्ज सिलिंड्रिकल कंडक्टर पे नहीं आएगा, क्योंकि जस्ट पास में रखा है, टच नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा हमारा 0।
पॉजिटिव ओनली, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा, ना तो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने टच नहीं किया है, जस्ट पास में रखा है। तो पास में रखने से तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा नहीं, उसके लिए कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, टच होना चाहिए, या फिर वायर्स हो या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। तो ये तो बस पास में रखा है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब विथ वूल, एक पॉलिथीन को वूल के साथ रब किया जा रहा है। अ चार्ज ऑफ 2 × -7 कूलम इज डेवलप ऑन पॉलिथीन, मतलब इतना चार्ज एक पॉलिथीन पे आया, ठीक है, रब करने के बाद। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू पॉलिथीन, जो चार्ज पॉलिथीन पे आया वूल से रब करने की वजह से, उसका मास बताया जाए, और कि पॉलिथीन पे मास कितना आया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू पॉलिथीन, पॉलिथीन पे चार्ज आने की वजह से कितना एक्स्ट्रा मास आया, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए तो हमें पहले देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन पे आए हैं। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Q = Na। हमारा Q दिया हुआ है, हम लोग यहाँ Q में माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ नंबर दिखाना है, हमें यहाँ नंबर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस ये शो कर रहा है कि पॉलिथीन पे निगेटिव चार्ज आया है, पॉलिथीन पे इलेक्ट्रॉन आया है जिसके वजह से निगेटिव चार्ज आया है। तो ये निगेटिव शो कर रहा है, ये माइनस है, ये बता रहा है कि पॉलिथीन पे इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये माइनस को नहीं लिखेंगे, सीधे हम लोग लिखेंगे 2 × 10⁻⁷ = n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, n हम लोग को निकालना है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हम लोग को निकालना है। n को हम लोग एक तरफ कर लेंगे, n को इधर ही छोड़ देंगे, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को नीचे लेकर आते हैं, इस तरफ लेकर आते हैं। पहले से यहाँ से कूलम काट देंगे। ठीक है, 2 × 10⁻⁷, और इसको नीचे लेके जाएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 को हम लोग नीचे लेके जाएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, और इससे 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको डेसिमल के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ऊपर नीचे सेम डिजिट को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू, बाकी ये तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। हालांकि इसको देखिए, इनका बेस सेम है, जिनका पावर ऐड होगा, ऐड करेंगे 19 + -7, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऊपर जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए 2 में तो 20 आया, वैसे ही अगर हम लोग 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 16। कैसे, जैसे कि मैंने बताया था, अगर डेसिमल में है आप डेसिमल को हटाइए, जस्ट 16 × 10 कीजिए, कितना आ जाएगा, 160। अब देखिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसके लिए हम लोग सीधा 16 लिखेंगे। यहाँ पर 16 लिख दिया। अब इसे हम लोग 4 से कट कर देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। अब हम लोग 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, हम लोग करेंगे 5 को डिवाइड, ये आता है 1.25। आई होप कि आप इतना तो कर ही पा रहे होंगे, 5 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं 1.25 × 10⁻12, ये हमारा क्या निकल के आ गया, n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन आया पॉलिथीन में, पता चल गया। लेकिन हमें पूछा है मास, पूछा गया है, तो अब हम यहाँ पे मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। जब एक का इतना है तो इतने का कितना होगा, तो हम लोग सीधा
9.1 इंटू 10⁻⁻31 हो गया, एक का हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो इसे इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 इंटू 10⁻12 kg। किसी भी भाई को अगर प्रॉब्लम होती होगी डेसिमल में मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैं एक बार आज बता देता हूँ, ठीक है, कि हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत रिपीट किया है, इस बार भी मैं कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 1.25 को 9.1 से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये डेसिमल में है। हो सकता है कि एक दो को डेसिमल के साथ प्रॉब्लम होता होगा, तो मैं प्रॉपर यहाँ पर करके दिखाता हूँ। पहले मैं इन दोनों का कर लेता हूँ। ये बेस सेम है, 10⁻31 10⁻12, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। पहले पावर को जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा -31 + 12, ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻, हो जाएगा 19 kg, ठीक है। और ये हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे अभी। मैं साइड में करके आपको दिखाता हूँ। 1.25 और इंटू 91। पहले हम यहाँ पे डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल से हमें कुछ नहीं करना, डेसिमल हटाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई होता है। 125 इंटू 91, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 5 2 1, और 5 को 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 45, 4 बचेगा, 2 9 जा 18, ये 4 ऐड करेंगे 22, दो बचेगा, 1 9 जा 9, 2 ऐड करेंगे 11, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 3 11, ठीक है। ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए, जैसे डेसिमल हटा के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल तरीके से, आप भी वैसे कीजिए, ठीक है। अब देखिए डेसिमल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, तो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, 3 डिजिट के बाद, 2 इसके वजह से, 1 इसके वजह से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, तो हम लोग 3 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे डेसिमल आएगा 11.375, ये हमारा आएगा डेसिमल। ऐसे हम लोग डेसिमल करते हैं। जितने के बाद है तो दोनों को जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद है, टोटल 3 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 के बाद डेसिमल दे दीजिए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11.375, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किसके नज़दीक में है, आप देखिए इसके नज़दीक में है। 3 7 5 है हम लोग का, वहाँ पे 8 लिखा है, एस्टिमेशन से लिखा है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना तो खैर मैं बार बार नहीं करूँगा, एक बार मैंने अच्छे से बता दिया है कैसे डेसिमल वाला करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। If 10⁻10 electron are acquired by a body every second, the time required for the body to get a total charge of 1 coulomb will be। कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है जिस पे हर सेकेंड 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कोई एक बॉडी है जिस पे 10⁻10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एक्वायर कर रहा है, कोई बॉडी जो 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने वाला है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 10⁻10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एक्वायर कर रहा है और 1 कूलम एक्वायर करना है उसे, तो उस पर कितना टाइम लगेगा। 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आर एक्वायर बाय अ बॉडी एवरी सेकेंड, ठीक है, हर एक सेकेंड में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम विल बी। 1 कूलम चार्ज इस पर एक्वायर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना एक्वायर कर रहा है, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी टाइम t में 1 कूलम या बॉडी चार्ज एक्वायर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी टाइम पे तो ये बॉडी 1 कूलम चार्ज एक्वायर करेगा, हमें नहीं पता वो टाइम क्या होगा, हम मान लेते हैं वो टाइम t है, ठीक है। लेट टाइम टेकन टू एक्वायर्ड
1 कूलम चार्ज इज टी। मान लेते हैं कि कोई टाइम टी पे ये बॉडी 1 कूलम चार्ज एक्वायर कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। टोटल चार्ज कितना एक्वायर करेगा, 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। जब 1 सेकेंड में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो किसी टाइम टी पे 1 कूलम के बराबर चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे। तो 10⁻10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में हो रहा है, किसी टाइम टी पे 1 कूलम के बराबर हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हमें 1 कूलम के बराबर करने हैं, तो किसी टाइम टी पे 1 कूलम के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, कूलम से कूलम काटेंगे, ये 1 तो ऊपर रह जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा 10⁻10, ये टी को मैंने इधर ही छोड़ दिया है और इन सारे टर्म को इधर लेके आ गया है दूसरे साइड। तो 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 हो जाएगा, ठीक है। कूलम से कूलम तो मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड होंगे -9 होंगे, -9 ऊपर जाएगा +9 हो जाएगा। T इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻+9 डिवाइडेड बाई 1.6 हो जाएगा। ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कर देता हूँ। टाइम कितना हो जाएगा, 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, इंटू 10⁻9 पहले से है, और 1.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। क्योंकि डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटा के 160 हो जाएगा। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, 16 हट जाए 16 आ जाएगा। अब हम लोग इसे 2 से कट करते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। 5 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.625 आता है। आप साइड में करना, मैं किया हूँ, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी इस तरीके का डिवीजन करने के लिए अलग से बताया था। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया 0.625 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये हमारा किस में आया, सेकेंड में आया आंसर। ये हमारा टाइम निकल गया सेकेंड में, क्योंकि 10⁻10 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है ये बॉडी 1 सेकेंड में, मैंने सेकेंड में ही आंसर निकाला है, ठीक है। तो किसी टाइम टी पे 1 कूलम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वाला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने टी से मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों किया। टी से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे इसलिए किया ताकि कोई तो ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे 1 कूलम के बराबर चार्ज आ जाएगा, तो वो टाइम निकल गया, इतने सेकंड के बाद 1 कूलम के बराबर चार्ज एक्वायर हो जाएगा। क्योंकि 1 सेकंड में 10⁻10 आ रहे हैं, तो किसी टाइम टी पे 1 कूलम के बराबर चार्ज आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ से हम लोग का टाइम निकल गया, लेकिन आया है टाइम हम लोग का किस में, सेकेंड में। ऑप्शन में आंसर किस में है, 2 आवर्स 2 डेज 2 ईयर्स 20 ईयर्स। सेकेंड में तो है नहीं ना, नहीं मिनट में है, आवर्स में है। हम लोग इससे पहले आवर्स में करते हैं। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो गया। मिनट को फिर 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, आवर्स। आवर्स में हम लोग किए तो आवर्स में कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग देखें कि 2 आवर नहीं आ रहा आंसर। हम लोग सोचे इसको डेज में करते हैं, क्योंकि ऑप्शन एक डेज में भी है। डेज में करने के लिए 24 से फिर डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड किया, फिर 2 डेज नहीं आ रहा ऑप्शन। अब हम लोग इसे ईयर में करेंगे, क्योंकि ऑप्शन 2 ईयर में भी दे रखे हैं। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डेज को हम लोग 365 से डिवाइड करते हैं। जब हम लोग इसे 365 से डिवाइड करते हैं तो ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट आता सबको है, क्योंकि ये जस्ट मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आता सबको एक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है हमारा 19.81 समथिंग, कुछ 3-4 डिजिट और आते हैं, ठीक है। इतना ईयर आता है क्योंकि हम लोगों ने डेज को 365 से डिवाइड किया है, तो ये हमारा आंसर आया है ईयर में, ठीक है। तो ये किसके पास में है,
ये 20 ईयर्स के पास में, ना कि 2 ईयर्स के पास में। तो इसका अप्रॉक्स 20 ईयर्स हमारा आंसर आएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार इसे फिर से बता देता हूँ, क्योंकि सेकंड को मुझे पता है मिनट में फिर आवर्स में, डेज में, ईयर्स में करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक बार और इसे बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे टी निकाल लिया सेकंड में, टी निकाल लिया यहाँ पे सेकंड में। सेकंड को मैंने मिनट में करने के लिए 60 से पहले डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारा मिनट में। मिनट को मैंने फिर वापस 60 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये हमारा आ गया आवर्स में। आवर्स को मैंने फिर से डिवाइड किया 24 से, आ गया मेरा डेज। डेज को मैंने फिर से डिवाइड किया 365 से, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ईयर। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 19.81 ईयर्स, जो कि 20 ईयर्स के पास में है। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मोर चार्ज विल बी कैरी बाई अ सॉलिड स्पेयर रेदर देन अ स्पेयर विच इज हॉलो बट ऑफ द सेम रेडियस, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये बिल्कुल फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो स्पेयर है या तो सॉलिड रहे या फिर हॉलो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस पर हम लोग चार्ज देंगे तो वो चार्ज सरफेस पे ही रहता है, वो बीच में नहीं रहता। तो या तो वो सॉलिड रहे या फिर हॉलो रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मोर चार्ज विल बी कैरिड बाई अ सॉलिड स्पेयर रेदर देन अ स्पेयर विच इज हॉलो बट ऑफ द सेम रेडियस, इज इट ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ये फॉल्स है। हॉलो रहे सॉलिड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी कंडक्टर पे, किसी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर हम लोग चार्ज रखते हैं तो वो सरफेस पे चार्ज आता है, वो हॉलो और सॉलिड होने से कोई मतलब नहीं है। दोनों पे इक्वल चार्ज हम लोग दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा फॉल्स। चलिए